हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रितुस केक। तो दोस्तों, क्या आप भी अपनी लाइफ में बोर हो गए हैं और कुछ एडवेंचर करना चाहते हैं, लाइफ में थोड़ा चिल करना चाहते हैं? और यदि आप बिहार में रह रहे हैं ना, तो राजगीर आपकी विश लिस्ट में जरूर होना चाहिए। तो मैं आज आपको ऐसे ही सफर पे लेके जाने वाली हूँ, बांका टू पटना। तो सबसे पहले हमने यहाँ से बाराहाट स्टेशन से इंटरसिटी बुक किया हुआ था, तो हम यहाँ से अपने सफर की शुरुआत करते हैं। तो बाराहाट से हम निकल गए थे पटना के लिए। भागलपुर, दशरथपुर होते हुए हम पहुंच गए थे पटना। रास्ता इतना सुहाना हो और झालमुरी ना हो तो मजा अधूरा ही है। तो हमने रास्ते में खाई झालमुरी, और ये इतनी टेस्टी और यम्मी थी ना कि खाकर तो मजा ही आ गया। मतलब हमें खाना खाने का तो बिल्कुल भी मन नहीं करा, तो हमने झालमुरी ही 2-3 बार खाई। और झालमुरी खाते-खाते कब 6 बज गए और हम पटना पहुँच गए, हमें पता ही नहीं चला। तो स्टेशन पे पहुँच के हमने वहाँ से ओला बुक किया हुआ था, जो कि हमारे होटल पहुँचा दिया था। तो होटल में पहुँचने के बाद हमने वहाँ पर चेक इन किया, और हस्बैंड ने सारी फॉर्मेलिटीज़ वगैरह अपनी पूरी की, और फाइनली हम पहुँच गए थे अपने रूम में। तो रूम में मिल के ना इतना सुकून लगा कि जैसे सच में थोड़ा-सा रिलैक्सेशन तो आ ही जाता है। और चूँकि हमें मॉर्निंग में निकलना था राजगीर के लिए, और हम थोड़ा-सा थकान तो लग ही गई थी, तो हमने वहाँ पर नाइट में गए, डिनर किया, और उसके बाद हम थोड़ा-सा शॉपिंग वगैरह करके आए और सो गए थे। तो एक अच्छी नींद लेने के बाद दूसरे दिन आप थोड़ा-सा फ्रेश फ़ील करेंगे, और हम सुबह जल्दी उठ गए, और सुबह हम पहुँच गए थे अपने होटल के रेस्टोरेंट में, जहाँ पर हमने ढेर सारा नाश्ता खाया। और सच बताऊँ ना, तो जितने प्रकार का था, डोसा, इडली, पूड़ी, सब्जी, आलू का पराठा, सत्तू, जूस, हमने वो सब कुछ पिया। मैंने अभी तक सच बताऊँ, सत्तू कभी नहीं पिया था बिहार में रह के, बट इस बार मैंने वो भी ट्राई किया। तो इतना सारा नाश्ता करने के बाद अब हम निकल पड़ते हैं अपने सफ़र की तरफ, यानी कि राजगीर के लिए। तो हमने पटना से ही एक कैब बुक की हुई थी, जो कि लगभग 3,500 रुपए उसने लिया था, और आपको राजगीर वो मतलब लेके भी जाएगा, प्लस घुमाएगा वहाँ पे जो भी आपको घूमना है, प्लस वापस से आपको पटना वो लाके छोड़ेगी भी। तो हमें ये ठीक लगा था, तो हमने गाड़ी बुक किया हुआ था। और सबसे पहले मैं आपको लेके जा रही हूँ जहाँ भी मैं जा रही हूँ वहाँ टोटो से इसलिए जा रही हूँ, क्योंकि वहाँ पर ना आपकी पर्सनल गाड़ी नहीं जाती है। तो सबसे मैं पहले मैं आपको लेके जा रही हूँ शिल्पग्राम, और उसके बाद मैं आपको एक ऐसी जगह लेके जाऊँगी ना, जहाँ पे आपको हिस्ट्री के बारे में सुन के ना रोंगटे खड़े हो जाएँगे। तो सबसे पहले हम शिल्पग्राम घूम लेते हैं, क्योंकि मूर्तियाँ जो होती है ना, वो यहीं पर बनाई जाती हैं। और सच बताऊँ ना दोस्तों, इतनी सस्ती मूर्ति, यदि आप जा रहे हो तो यहाँ से शॉपिंग करना बिल्कुल भी मत भूलना, बहुत ज़्यादा सस्ती। मतलब बड़ी से बड़ी मैंने मूर्ति पूछी ना, तो वो भैया ने 1100, 1200, 1500 ऐसे बोले थे। तो मेरा मन करा तो मैं यहाँ से ढेर सारी मूर्तियाँ उठा लूँ, बट मैं सच बताऊँ, लगेज बहुत ज़्यादा हो जाता, तो इसीलिए मैंने यहाँ से 2 छोटी-छोटी मूर्तियाँ ली थी, जो कि आपके ना मेरे नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को ज़रूर मिलेगी। तो मैंने ये शंकर जी की मूर्ति ले ली थी, मुझे ये बहुत सुंदर लगा था, तो मैंने ये ले लिया, और वापस से अब हम निकल पड़ते हैं अपने अगले सफ़र पे। तो आज मैं आपको लेके जा रही हूँ 7वीं सदी में चाइना के आए एक ऐसे विद्ध भिक्षुक, जो अकेले 10,000 किलोमीटर का सफ़र शुरू किया था। ना रास्ता, ना आसमान, ना मौसम, कभी रेगिस्तान तो कभी पहाड़, पर एक सपना था, भारत का असली ज्ञान पाना। लंबी मुश्किलें पार करके जो भी भारत पहुँचते हैं ना, वो सबसे पहले जाते हैं नालंदा यूनिवर्सिटी। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ जुआन जंग की। तो जब ये भारत आए, तो ये सबसे पहले गए नालंदा यूनिवर्सिटी, और यहाँ की शान देखकर वो हैरान हो जाते हैं। हजारों विद्यार्थी, महान आचार्य और महावीर का शिक्षण। जुआंग जिंग कई साल यहाँ पर रुककर उन्होंने संस्कृत, धर्म और दर्शन के ग्रंथों का अध्ययन किया, और जो कुछ भी वो देखते थे, पढ़ते थे या सुनते थे, वो सब एक जगह वो लिखते जाते थे। तो जब ये वहां से वापस जाते हैं ना, तो उनके साथ जाता है 657 ग्रंथ, हजारों नोट्स और भारत की सच्ची कहानियां। तो आज हम जो पूरी भारत के इतिहास के बारे में जानते हैं ना इतने डिटेल में, वो सिर्फ जुआन जंग की मेहनत का फल है। तो ये कहानी हमें बताती है कि सीखने का जुनून तो रास्ते खुद ही बन जाते हैं, और ऐसे हिस्टोरिकल वीडियो के लिए तो बने ही रहिएगा, मैं सच बताऊँ। तो इतना घूमने के बाद, जुआन जंग की हिस्ट्री जानने के बाद, हम पहुँच जाते हैं जैन मंदिर। पास में ही है जैन मंदिर, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। तो जैन मंदिर में महिलाओं का जाना मना है, तो मैं बाहर ही खड़ी थी, और बाकी सब लोग गए थे अंदर, दर्शन करके आए। क्योंकि हम लोग मॉर्निंग में ही आए थे, इसलिए बहुत ज़्यादा भीड़ यहाँ पर नहीं थी, तो काफ़ी खाली-खाली सा था, तो दर्शन वगैरह आराम से आपके हो जा रहे थे। तो अब हम इसके बाद आपको ले चलते हैं थोड़ा-सा जैन मंदिर के पास में ही ना, एक बौद्ध मतलब बौद्ध धर्म का एक बहुत बड़ा-सा मूर्ति है कहिए, और ये ना खुदाई के वक़्त जो है नालंदा में मिला हुआ था, तो इसे लाकर यहाँ पे रखा गया। तो ये भैया ने 10 मिनट में ही हमें ना पूरे इसके इतिहास के बारे में बता दिया कि ये लोग इसे वापस लेके जाना चाहते थे, पर किन्हीं कारणों से ये नहीं लेके जा पाए। तो 10 मिनट में इन्होंने हमें पूरी हिस्ट्री से अवगत करा दिया था, और इसके बाद हम निकल पड़ते हैं नालंदा के लिए। तो हम नालंदा गेट पे आ गए थे, नालंदा यूनिवर्सिटी के गेट पे, और वहाँ से आपको ना ₹40 का टिकट लेना होगा।
तो हमने यहाँ से 2 ही टिकट लिया हुआ था, केवल मेरा और मेरे हस्बैंड का। बच्चों का टिकट यहाँ पे नहीं लगा था, तो हमने नहीं लिया था, तो हमने 2 ही टिकट यहाँ से लेके हम घुस गए थे नालंदा यूनिवर्सिटी में। तो रास्ते में जब आप जाएँगे तो आप देखेंगे कि बगल में इस तरीके के बोर्ड लगे हुए हैं, जो आपको आप उसकी हिस्ट्री के बारे में बताते रहते हैं। तो यदि आपके पास समय है तो आप रुक कर पढ़ सकते हैं। तो मैं काफ़ी एक्साइटेड थी नालंदा यूनिवर्सिटी के लिए, क्योंकि मैंने भी बचपन से पढ़ रखा था नालंदा यूनिवर्सिटी। तो मैं काफ़ी मतलब मेरे अंदर क्यूरियोसिटी थी जानने की कि कैसा दिखता है, कैसा होगा? बट सच बताऊँ, अंदर जाके ना मैं एकदम फ्लैट हो गई थी। ओह माय गॉड! ये तो खंडहर है। मुझे लगा नालंदा यूनिवर्सिटी मतलब जस्ट लाइक आवर यूनिवर्सिटी, जैसे हमारी यूनिवर्सिटीज़ होती थी, हम पढ़ते थे करके। बट ये उन यूनिवर्सिटी से एकदम अलग है, ये टोटली खंडहर था। और यदि आप सर्च करेंगे गूगल पे ना नालंदा यूनिवर्सिटी का, तो आपको एक ही इमारत या फिर यूँ कहिए एक ही मतलब इमारत इमारत ही कहेंगे उसे, इसी इमारत का आपको फ़ोटो हमेशा देखने को मिलेगा। तो ये काफ़ी फ़ेमस है, तो यहीं पर हमने थोड़ा-सा वीडियो शूट या फ़ोटो शूट आप करा सकते हैं मतलब। और बस ऐसा ही है ये पूरा नालंदा यूनिवर्सिटी, आप यहाँ पर थोड़ा-सा टाइम मतलब स्पेंड ही कीजिए, बाकी यहाँ पर कुछ है नहीं ऐसा घूमने के लिए। यहाँ पर आप गाइड भी ले सकते हैं, गाइड यहाँ पर आपको 200 से 300 रुपए में ईज़िली मिल जाएँगे, वो इसके मतलब बारे में आपको डिटेल में जानकारी दे सकते हैं। मतलब मुझे भी इतनी डिटेल नहीं पता है, मैं सच बताऊँ। बट आपको यदि डिटेल में जानना है, तो आप यहाँ से गाइड ले सकते हो और इसके बारे में डिटेलिंग में जान सकते हैं। तो हम यहाँ पर थोड़ी देर के लिए घूम गए थे कि हमें पता ही नहीं चल रहा था कि एग्ज़िट का रास्ता किधर से है। फाइनली हमने गार्ड भैया को पूछा कि एग्ज़िट किधर से है? तो हम जिधर से गए थे, हम उधर ही से वापस अंदर की तरफ मतलब बाहर की तरफ आ जाते हैं, जिधर से हम अंदर गए थे। और ये एक ऐसा चेयर जैसा दिख रहा था बीच में, तो हम लोग यहीं पे गेस कर रहे थे कि शायद टीचर यहीं पे बैठता होगा, वो बैठते होंगे क्योंकि वो चेयर जैसी दिख रही थी, तो शायद टीचर वहाँ बैठता होगा, बाकी बच्चे इधर-उधर बैठ के पढ़ते होंगे। तो यहाँ पर कुछ था नहीं, इसलिए हम जल्दी से फटाफट से हम बाहर आ जाते हैं, क्योंकि मुझे थोड़ा-सा बोरिंग लग रहा था, मैं सच बताऊँ तो। बस ठीक है, अभी आप जा सकते हैं, आप भी वहाँ पे यदि आप हिस्ट्री के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप वहाँ पे बिल्कुल ज़रूर जाइए और घूमिए। इसके बाद हम वहाँ से निकल पड़ते हैं अपने अगले नेक्स्ट स्टॉपेज की तरफ, तो मैं आपको नेक्स्ट में लेके जा रही हूँ सोन भंडार। और यदि आपने सोन भंडार के बारे में नहीं जाना है, तो यदि आप मूवी के शौकीन हैं, तो आप एक मूवी है बिम्बिसार, तो आप वो देख सकते हैं, तो उससे आपको ना इस सोन भंडार के बारे में काफ़ी जानकारी मिल जाएगी। तो एक राजा बिम्बिसार थे, उन्होंने अपना सारा खजाना बोलते हैं इसी सोन भंडार में छुपा के रखा है। और मैंने भी सोच के यही आई थी कि मैं जाऊँगी और मैं बोलूँगी, "खुल जाओ सिम-सिम", तो कुछ ऐसा दरवाज़ा खुलेगा और मुझे खजाना मिल जाएगा। बट ट्रस्ट मी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैंने बहुत बार बोला, "खुल जा सिम-सिम, खुल जा सिम-सिम", बट कुछ भी नहीं खुला, मैं सच बताऊँ। बट मेरे हस्बैंड ने बोला कि शायद ये जो दीवार है ना, यही सोने की हो सकती है। ये देखो ना, यहाँ पर थोड़ा सोना दिख रहा है। तो मैंने पास आके देखा तो नहीं, कुछ येलो-येलो सा था, बस वो सोना तो नहीं था। और मैं सच बताऊँ, उसके बाद मैं काफ़ी दुखी हो गई थी और मैंने सोचा कि ये राजा बिम्बिसार अब दोबारा जन्म लें, तो शायद मैं उनसे पूछूँ कि महाराज आपने वो खजाना कहाँ छुपाया है? तो वहाँ से हम लोग निकल कर बाहर आ गए थे। ये व्यूज़ थोड़ा अच्छा था यहाँ पे, मतलब आप जाके थोड़ा-सा थोड़ी देर बच्चों के साथ खेल सकते हैं, थोड़ा-सा पार्क भी है बाहर। और यहाँ से ना थोड़ी ही दूर पे, मतलब 1 किलोमीटर की दूरी पर ही है जरासंध का अखाड़ा। तो यहीं से आपको टोटो लेना होगा और टोटो वाले भैया लगभग ₹100 लेते हैं यहाँ से और आपको वो जरासंध के अखाड़े तक लेके जाएँगे और वापस भी लेके आएँगे। तो हम वहाँ से टोटो हमने कर लिया था। और अब हम जाएँगे जरासंध के अखाड़े पर। तो यदि आप इसके बारे में नहीं जानते हो, तो मैं सच बताऊँ कि इसके बारे में तो महाभारत में ही लिखा हुआ है कि यही वो जगह है जहाँ पर जरासंध ने महाभारत युद्ध के समय अपनी शक्तियों का ना उन्होंने अभ्यास किया था। और सबसे रोमांचक बात ये है कि यही वो भूमि मानी जाती है जहाँ भीम और जरासंध का 21 दिनों का महायुद्ध हुआ था और 27 बार इन्होंने मतलब युद्ध किया था 21 दिनों तक। और ना थकान ना पीछे हटना, सिर्फ और सिर्फ युद्ध। और यहीं पर भीम ने जरासंध को चीर करना मतलब फेंक दिया था। मगध का वो बंधन जो था ना, बंधन वो मुक्त कर दिया था उन्होंने। और यही अखाड़ा से पत्थर ही नहीं, ये अखाड़ा से पत्थर ही नहीं है। यही वो मैदान है जहाँ वीरता, पौरुष और इतिहास की एक साँस में ना धड़कते हैं, मतलब से सच बताऊँ। तो ये जगह देख के चारों तरफ पहाड़ी, हरियाली और देख कर ना आपको वाक़ई में बहुत एक अजीब-सी शक्ति का एहसास होता है यहाँ पर आकर। तो यहाँ पे हमने थोड़ा-सा जो है सोचा कि हम भी कहीं न कहीं अपनी शक्तियों का अभ्यास करें, तो हम भी देखते हैं कि हमारे अंदर की शक्तियाँ जागती है कि नहीं जागती हैं। तो अब हमारी बारी थी
युद्ध लड़ने की, तो हमने सोचा कि हम भी देखते हैं कि हम 21 दिनों तक टिक पाते हैं कि नहीं टिक पाते हैं। तो फाइनली हम आ गए थे मैदान में नीचे और हम मैं सच बताऊँ कि मैं बिल्कुल भी युद्ध नहीं कर सकती हूँ। तो यहाँ पर यदि आपको हिस्ट्री के बारे में थोड़ी-सी भी रोमांच आपको है कि मुझे हिस्ट्री के बारे में जानना है, तो आप बिल्कुल यहाँ पर ज़रूर आइएगा और ये सब चीज़ें ना वाक़ई में जाननी चाहिए। बच्चों को भी समझना चाहिए, जानना चाहिए कि हमारा जो इतिहास है ना, वो मतलब इतना है कि आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मैं सच बताऊँ। तो यहाँ से हम फटाफट से निकल गए थे, जिस सफ़र के लिए हमने अपना ये सफ़र शुरू किया हुआ था, तो हम आ गए थे सच बताऊँ, तो हम आ गए थे अपने नेचर सफारी के लिए और मैं आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें बता देती हूँ कि नेचर सफारी की जो टिकट्स है ना, वो आपको ऑनलाइन ही बुक कर लेना है, क्योंकि आप ऑफ़लाइन सोचोगे तो वो बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला है और उसमें टाइमिंग भी स्लॉट भी देता है कि 9 बजे, 12 बजे, 11 बजे, तो आप कोई भी स्लॉट बुक कर लो, उससे नहीं है, आप यहाँ पे मॉर्निंग में भी आ सकते हो क्योंकि यहाँ पे बाहर भी ना बहुत सारी चीज़ें हैं घूमने के लिए, तो आप तब तक वो घूम सकते हैं। तो हमने यहाँ पर ऑनलाइन टिकट बुक कर लिया था और जो है इसके बाद ना हमने 12 बजे की टिकट बुक की हुई थी बट हम ना यहाँ पे 11 ओ क्लॉक पे आ गए थे, तो हमें नहीं पता था कि हम यहाँ पे मतलब 11 ओ क्लॉक से पहले एंट्री कर सकते हैं। हमने सोचा कि नहीं 12 बजे का है तो 12 बजे ही हमें एंट्री मिलेगी बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। आप 12 बजे का भी यदि स्लॉट बुक किए हो तो आप 11 बजे, 10 बजे भी आप आ सकते हो आराम से। तो यहाँ पे हमने पहले गेट पे मेन गेट जो होता है वहाँ पे नेचर सफारी का हमने वहाँ पे एंट्री कर दी थी और एंट्री के बाद ना आपको ऐसा बहुत बड़ा-सा मैदान और अच्छी-अच्छी मतलब एनिमल्स की मूर्तियाँ देखने को मिलेगी और इस तरीके से आपको हॉल में एंट्री लेते हुए ना पीछे साइड पे जाना है और वहाँ पे ना बस लगी रहती है। तो वहाँ पे आप बस जो है बैठ के आपको वो अंदर मतलब जंगल की तरफ लेके जाएगी जहाँ पर वो ग्लास ब्रिज बना हुआ है। तो वो बस एकदम फ्री है मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको बिल्कुल भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। तो चूँकि मेरा फर्स्ट टाइम था हम सबका तो हमें बहुत जानकारी नहीं थी। हम लोग भी वीडियोज़ वगैरह ही देख के आए हुए थे। तो यहाँ पर हम लोग आ गए थे और सच बताऊँ ना बस के लिए भी लंबी लाइन थी। आप देख रहे हो ना इतनी लंबी लाइन थी बस में बैठ के अंदर जाने के लिए। तो अब आपको यहाँ पर भी लाइन लगाना है और यहाँ पे जितनी लंबी लाइन उतना ज़्यादा टाइम आपको लगेगा। तो काफ़ी देर हमें भी लग गए थे, एटलीस्ट 15-20 मिनट हमें लग गए थे। तो फाइनली अब हमारा नंबर भी आने वाला था, लेकिन 2-3 बस अब एक बस में ना 25 लोग ही 25 लोग ही बैठ पाते हैं, तो उस हिसाब से अब आप अनुमान लगा लीजिए कि आपका नंबर कितनी देर बाद आएगा। तो फाइनली अब हमारा नंबर भी आने वाला था और हम लोग भी बस में बैठ गए थे, हमें सीट मिल गई थी। तो अब बस में बैठ के बाद ना अब आप अंदर जाते जाइए, करीब आधे घंटे का सफ़र है, जो आपको काफ़ी अंदर जंगल के अंदर लेके जाएगा, उसके बाद ही ग्लास ब्रिज आएगा। तो अब इस तरीके से आप बस में बैठ गए, अब आप अपना फ़ोटोशूट कीजिए, नेचर्स को एन्जॉय कीजिए, लाइफ़ में एडवेंचर है तो आप उसको महसूस कीजिए कि कितनी शांति मिलती है जंगल में आके वाक़ई में। तो हम लोग आ गए थे और यहाँ पे आपको ना एक बोर्ड देखने को मिला आई एम एट नेचर सफारी और उसके बगल में ये एक कैंटीन है, तो वहाँ से आप चाय, स्नैक्स या कुछ भी समोसे वग़ैरह खाना चाहते हैं, तो आप वहाँ से ना लेके खा सकते हैं क्योंकि उसके बाद शायद अंदर आपको मतलब मिलेगा लेकिन वो काफ़ी अंदर है। तो हम लोग ने यहाँ से मतलब थोड़ा-सा ना कॉफ़ी ले लिया था और यहाँ पे 1 केक और 2-3 समोसे हमने लेके पहले यहाँ पर पेट फुल कर लिया था क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा भूख लगी थी क्योंकि क्यूरियोसिटी इतनी ज़्यादा थी ना कि नेचर सफारी की, ग्लास ब्रिज पे आने की, हमने घर पे कुछ भी नहीं मतलब खाया था जैसे रास्ते में। तो हम लोग ने फटाफट से यहाँ पे हल्का-फुल्का सा नाश्ता किया और उसके बाद हम निकल गए थे अंदर। अब आपको अंदर पैदल ही जाना है, अब आप गाड़ी अंदर नहीं जाएगी। तो नेचर सफारी के लिए भी मतलब ग्लास ब्रिज पे जाने के लिए ना काफ़ी लंबी लाइन थी, वहाँ पे भी आके आपको नंबर लगाना पड़ेगा। और उस नंबर में भी ना अभी 1 डेढ़ घंटा लगता, तो इन भैया ने बोला कि आप पहले अंदर जाओ, एडवेंचर पार्क है, आप वहाँ पे जो भी मतलब एडवेंचर करना चाहते हो ना, आप वहाँ पे घूम के आओगे, तो फिर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। क्योंकि ये देखिए इतने लोगों के बाद हमारा नंबर था, तो हम वहाँ से चले गए थे अंदर की तरफ और वहाँ से भी टोटो वाले भैया ने करीब ₹100 लिया था और वो अब हमको अंदर लेके गए थे, जहाँ पे एडवेंचर करना था। तो वहाँ पे जाके आपको इस तरीके का देखिए बोर्ड देखने को मिलेगा, वहाँ पे सारी प्राइसिंग लिखी रहेगी कि ज़िप लाइन का क्या प्राइस है, प्लस आपको आर्चरी करना है या फिर क्लाइंबिंग करना है, तो उसका इस तरीके से वहाँ पे प्राइस लिखा हुआ रहेगा। आप वहाँ से जाके देखिए यहाँ पे ये है ऑफ़िस बना हुआ है, यहाँ से आप टिकट ले सकते हैं और हर चीज़ की मतलब प्राइज़िंग वहाँ पे है तो कोई वो नहीं है, बच्चों का भी लेना है आपको, बड़े हैं तो भी आपको टिकट यहाँ पे लेना ही है। तो यहाँ से टिकट वग़ैरह लेके हम लोग अंदर चले जाते हैं और इसके बाद ना हर एक मतलब ज़िप लाइन की भी प्राइस लगभग ₹100 और क्लाइंबिंग का लगभग 50 टू ₹100 ऐसे ही था। तो ये भैया ने हमें बता दिया था कि पहले आपको जाके क्या करना है, पहले क्लाइंबिंग कर सकते हैं और इसके बाद आपको शूटिंग करना है तो आप शूटिंग भी कर सकते हैं। तो आपको पहले ही टिकट ले लेना है। यदि आप एक बार अंदर चले गए ना तो आप वापस टिकट लेने नहीं आ सकते। मतलब आ सकते हैं लेकिन आपको फिर काफ़ी लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा। तो टिकट लेके हम लोग फाइनली अंदर चले गए थे। तो सबसे पहले हम चले जाते हैं क्लाइंबिंग के लिए क्योंकि बच्चों को ना क्लाइंबिंग करने का बहुत मन था। और एक ये ट्री हट बहुत ही अंदर मतलब फ़ेमस है।
पेड़ पे घर बनाया हुआ है। तो बच्चे लोग बहुत क्यूरियस थे कि मैं अंदर जाके मतलब रहूँगी, बट सच बताऊँ वो बंद था। तो बच्चे मेरे थोड़े-से उदास होके आ गए थे, पापा इन्होंने बंद करके रखा हुआ है। तो हमने बेटा बेटा कोई बात नहीं, अभी चलते हैं, सबसे पहले हम क्लाइंबिंग करवाएँगे आपको। तो अंदर काफ़ी आपको पैदल चलना पड़ेगा, तो उसके लिए आप ना शूज़ वगैरह पहन के आइए। हील्स ना ही पहने तो ज़्यादा बेहतर है। आपको शूज़ पहन के आएँगे तो आप कंफर्टेबल रहेंगे। तो हम आ गए थे वॉल क्लाइंबिंग के लिए और यहाँ पे काफ़ी सेफ्टी बरती जाती है, मैं सच बताऊँ तो। मेरे दोनों बच्चे क्लाइंबिंग के लिए तैयार थे, तो पहले पंखुड़ी का नंबर आता है और इनको ना बेल्ट वगैरह ऐसे मतलब पहनाई जाती है कि अब आपको क्लाइंबिंग करना है। तो ये लोग प्रोटेक्शन का बहुत ध्यान देते हैं, मतलब बच्चा आप यदि क्लाइंबिंग करवा रहे हैं, तो बच्चा गिरेगा तो बिल्कुल भी नहीं, ये रस्सी से उसको ना पकड़े रहते हैं। तो एक बार में एक ही बच्चा कर सकता है, बट हमें लगा था कि दोनों को यदि एक साथ करवाते तो शायद ज़्यादा मज़ा आता, बट ठीक है। पहले पंखुड़ी का नंबर आया तो पहले पंखुड़ी ने वॉल क्लाइंबिंग की और काफ़ी अच्छी वॉल क्लाइंबिंग की, मैं सच बताऊँ। और इसके बाद अब ऊपर जाइएगा तो आपको वो रस्सी पकड़ के आपको वो नीचे उतारते हैं और इसके बाद बेटा भी तैयार था कि अब मम्मी मेरी बारी है, तो वो ऊपर जाके थोड़ा-सा डर गया था कि नहीं-नहीं मैं बिल्कुल भी नहीं चढ़ पाऊँगा क्योंकि मैं तो नहीं चढ़ पा रहा हूँ। बट फिर हम लोगों ने उसको बोला कि नहीं तुम कर सकते हो और आगे चल के तुम ही तो देश का मेरे भविष्य हो। तो इस तरीके से मोटिवेशन देते हुए उसने भी जो है वॉल क्लाइंबिंग की और इसके बाद हम लोग वहाँ से निकल पड़ते हैं राइफल शूटिंग के लिए। हमने राइफल शूटिंग का भी लिया हुआ था, तो हमने एक ही टिकट लिया था राइफल शूटिंग के लिए। तो मैं सच बताऊँ मेरा हाथ तो वैसे भी बहुत कमज़ोर है, तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि आप ही जाके ये शूटिंग वगैरह करो और इसमें ना आपको 5 शूट वो करने देते हैं और मेरे हस्बैंड ने 5 शूट में 4 इन्होंने पता नहीं किधर किए थे, सिर्फ़ 1 शूट इन्होंने किया था जिसका भी मैं आपको पास से व्यू दिखाती हूँ कि आपको देखिएगा, पास इन्होंने यही एक ब्लैक वाले पे किया हुआ है। बस 5 में से केवल 1 ही इनका ये शूट लगा हुआ था, तो काफ़ी अच्छा था 5 में से 1 मतलब सारे पैसे इन्होंने डुबा दिए थे, मैं सच बता रही हूँ। और इसके बाद अब हम लोग निकल पड़ते हैं अपने नेक्स्ट के लिए, तो अब हमने लिया था ज़िप लाइन का, तो ज़िप लाइन के लिए आपको थोड़ा-सा और अंदर जाना रहेगा और ज़िप लाइन के लिए मैं काफ़ी डरी हुई थी कि आपको रस्सी पे साइकिल चलानी है, मतलब ज़िप साइक्लिंग करना है, यार सड़क पे करवा लो, ये रस्सियों पे क्यों करवाना है? यदि मैं ऊपर से गिरी तो मेरा तो राम-नाम ही हो जाएगा सीधे-सीधे। तो मैंने कहा नहीं मैं तो पहले नहीं जाऊँगी, मैंने सबसे पहले हस्बैंड और पंखुड़ी को भेजा था कि पहले तुम दोनों जाओ, यदि तुम दोनों सही सलामत आए, तो फिर शायद मेरा मतलब हिम्मत बढ़ेगा जाने का। तो ये लोग तो अच्छे से आ गए थे और इसके बाद इन्हें देख के मेरे अंदर से थोड़ा-सा जागा कि नहीं यदि ये दोनों लोग कर सकते हैं, मतलब बच्ची भी कर सकती है तो मैं क्यों नहीं? तो फाइनली मैंने भी ज़िप लाइन और सच बताऊँ ना बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, मतलब रस्सी पे साइकिल कौन चलाता है यार? बट हाइट कम थी तो मैंने चला लिया था और फटाफट से चला के मैं आ गई थी नीचे। और इसके बाद ना वाप हम लोग आ गए थे ग्लास ब्रिज के लिए, तो यहाँ पे भी आपको लाइन ही लगानी है और कुछ भी नहीं करना है। तो लाइन लगा लिया था फाइनली हमने और मैं आपको दिखा देती हूँ कितनी लंबी लाइन थी, तो ऐसे लाइन लगी हुई थी और बगल में ही ग्लास ब्रिज था, तो बहुत ज़्यादा दूर तक मतलब लाइन नहीं लगती ग्लास ब्रिज के लिए। तो हमने भी लाइन लगा के रखा था और यहाँ पर वो लोग ना शूज़ में पहनने के लिए एक मतलब पतला-सा क्लॉथ देते हैं जो डॉक्टर लोग पहनते हैं। तो वो आपको क्लॉथ मतलब पैरों में पहनना है क्योंकि आपके शूज़ में जो भी धूल-मिट्टी रहेगी वो काँच को गंदा ना करे। तो फाइनली हमारा नंबर भी आ गया था, जिस समय के लिए हम लोग आए थे मतलब बांका से, तो वो टाइम आ गया था। मैं बहुत ज़्यादा थी एक्साइटेड कि मैं ऊपर जाऊँगी तो इस तरीके की फ़ोटोज़ खींचूँगी, वीडियोज़ बनाऊँगी और हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही अपना कैमरा वगैरह ऑन कर लिया था। मैंने सेल्फी स्टिक ली थी तो मैंने वो भी ऑन करके रखा था कि नहीं भई वो मतलब इसी टाइम के लिए तो हम आए हैं। तो वो सब हमने करके रखा हुआ था और अब जब जा रहे थे ना मैं सच बताऊँ ऐसा लग रहा था ना चारों तरफ पहाड़ है और आप मतलब क्रिस्टल क्लियर रास्ता है और आप उसपे हवा भी चलते जा रहे हो, आप हवा से बातें कर रहे हो। मेरी बेटी सबसे ज़्यादा आगे थी, उसे तो सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा था क्योंकि वो काँच ब्रिज पे बिल्कुल सिंगल जा रही थी और मैं उसके पीछे थी और मुझे लग रहा था कि नहीं ये कितना अच्छा एक्सपीरियंस है कि आप जाए और ये थोड़ा-सा ना शेक करता है, थोड़ा-सा हिलता है तो आपको थोड़ा-सा डर लगेगा। फिर डर तो लगेगा कि यदि ये टूट गया तो आप सीधा गए काम से, आपका खेल खत्म, ऐसा समझ जाइए। तो यहाँ पर आने के बाद ना एक अच्छा-सा मतलब एहसास कि हाँ, लाइफ़ को जीने की इच्छा मन में जाग जाती है और यहाँ पर आपको टाइम से 2 मिनट ही रहने देते हैं, मतलब वो टाइम देखते रहेंगे और आपको टाइम से 2 मिनट ही वहाँ पे रहने देते हैं। जैसे ही आपका वो 2 मिनट कंप्लीट होगा, आपको वापस से उतार दिया जाएगा। तो हमारा टाइम हो गया था खत्म, हम लोगों ने बहुत सारी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ वहाँ पे क्लिक कर लिए थे और सच बताऊँ आप बिहार में हो या नहीं हो ये मैटर नहीं करता है। यदि आपके पास थोड़ा-सा भी समय है और लाइफ़ में सच बताऊँ चिल करना चाहते हो, थोड़ा-सा एडवेंचर चाहते हो तो राजगीर एक बार ज़रूर आना। ग्लास ब्रिज तो पक्का ट्राई करना बनता है यार, मतलब बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा और मुझे काफ़ी खुशी हुई कि चलो भाई मतलब ये भी एक कंप्लीट हो गया हमारा और उसके बाद यहाँ पे ना एक शेख ब्रिज करके है, बगल में ही पास में ही है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। तो यहाँ से वॉकिंग करके आप पैदल भी जा सकते हैं, बट सच बताऊँ वो फिर भी मतलब 400-500 मीटर है।
तो हम वहाँ से चले गए थे और पास में ही है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, बट हाँ, आप अपने खाने-पीने के लिए कुछ-कुछ ले सकते हो। तो ये छोटा-सा ब्रिज था, यहाँ पे जाली लगी हुई है, देखिए इतना ऐसा लंबा-सा रास्ता है। तो यहाँ पे आप वही ग्लास ब्रिज वाला ही टिकट लगेगा आपको, अलग से कोई टिकट नहीं लेना है। तो ये भी एक तरीके जैसे ना लक्ष्मण झूला है, तो वैसा ही कुछ-कुछ है, तो यहाँ पे भी आपको आएँगे तो थोड़ा-सा ये हिलता रहता है। तो ये यहाँ पे आप निकल के फिर आप एग्ज़िट वापस आ जाइए जहाँ से हमने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी, यानी कि जो हमने स्टार्ट किया था ना, जहाँ से आई एम एट द नेचर सफारी, वहाँ पे आप आ जाएँगे और वापस से आपको उसी बस के लिए लाइन लगा के वापस उसी बस में आपको रिटर्निंग, जहाँ पे आप मेन गेट पे आए थे नेचर सफारी के लिए, वो बस आपको वहाँ पे पहुँचा देगी। और अब इसके बाद हम लोग ने बस में बैठ के वापस से आ गए थे और सच बताऊँ ना, मेरा ये सफ़र बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। यहाँ पे एक अंदर हॉल है, तो आप वहाँ पे भी जाके इस तरीके के मतलब 9 प्लैनेट्स वग़ैरह उन्होंने बनाए हुए हैं, तो आप वहाँ पे जाके थोड़ा-सा फ़ोटोशूट वग़ैरह करवा सकते हैं। बहुत ही अच्छा मतलब आपको लगेगा कि यहाँ पे, और जो है एक बार तो आना बनता ही है और इस हॉल में तो आइएगा, मतलब ये हॉल का ना वहाँ पे गेट पे रहते हैं, तो आपको बता देंगे कि अंदर भी घूमने के लिए है, तो आप वहाँ पर जाके घूम सकते हैं और एक बार राजगीर आना तो बनता ही है, मैं सच बता रही हूँ। प्लान करके जल्दी ही प्लान कर लीजिए, अभी विंटर वैकेशंस आ रहे हैं, तो राजगीर उस समय ज़्यादा बेहतर रहेगा। नहीं तो गर्मियों के समय में मेबी मतलब होता है ना कि आप काँच पे जाओगे, ग्लास ब्रिज पे, तो वो शायद हॉट रहे, तो पैर जलने के चांसेस है। वैसे तो सॉक्स रहते हैं, बट फिर भी। तो आप इस मौसम में ज़रूर ट्राई कीजिए राजगीर आना, क्योंकि ये मौसम ना घूमने के लिए ही बना हुआ है, मैं सच बताऊँ। तो फाइनली अब हम अपने निकल पड़ते हैं अपने नेक्स्ट सफ़र की तरफ, और इतने देर धूप में मतलब चलने के बाद ना चेहरा पूरा-सा लाल हो गया था और अब हम वहाँ से निकल गए थे दूसरे अपने के शांति का स्तूप। तो अब मैं आपको लेके जा रही हूँ शांति स्तूप की तरफ। तो शांति स्तूप में ना हम लोग को लगभग 4 साढ़े 4 हो गया था और सच बताऊँ ये 5 बजे बंद हो जाता है। तो हम लोग काफ़ी फ़ास्ट आ रहे थे और यहाँ पे आप बंदरों से आ रहे हो ना, बंदरों से बच के रहना। तो हमने आते बराबर फटाफट से मतलब इसका टिकट ले लिया था और हमने रोपवे का टिकट लिया और हम फटाफट से चले गए थे ऊपर के लिए। मुझे रोपवे से काफ़ी डर लगता है, बट इसके बाद भी मैं जा रही थी और ऊपर पहुँच के हमने थोड़ा-सा फ़ोटोशूट वग़ैरह लिया। तो यहाँ पर फ़ोटोशूट आप करवा सकते हैं, लगभग 100 से 150 रुपए लगते हैं, आपकी 3-4 फ़ोटो वो क्लिक करके दे देते हैं। आप चाहो तो सॉफ्ट ले लो या हार्ड कॉपी ले लो, तो वो सब हमने क्लिक करवाया और शांति के स्तूप के चारों तरफ आप जाएँगे तो आपको 4 बड़ी-बड़ी मूर्तियाँ देखने को मिलेंगी और इस तरीके के जो ताजमहल में फ़ोटो खिंचवाते हैं ना, तो हमने वो भी क्लिक करवाया हुआ था। आप भी वो क्लिक करवा सकते हैं, मैं सच बताऊँ बहुत ही मज़ा आता है। तो इस तरीके की बड़ी-बड़ी आपको मूर्तियाँ देखने को मिलेंगी। बंदरों से यहाँ पे बच के रहिएगा और सच बताऊँ ना, ये सफ़र मेरा 1 दिन में का था, मतलब हम लोग अर्ली मॉर्निंग से स्टार्ट किए थे 7 ओ क्लॉक से और शाम के समझ जाइए 7 ओ क्लॉक से पहले ही हमारा ये सफ़र हमने ख़त्म कर दिया था। काफ़ी कुछ घूम लिया था, ग्लास ब्रिज, शांति का स्तूप, सोनभद्र, जरासंध का अखाड़ा और जुआन जंग की वो हिस्ट्री। काफ़ी रोमांचक था ये दिन मेरा और आपको मेरा दिन ये कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और राजगीर आइएगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।